नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन की। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है जो कि मैंने क्लास 9th के लिए बनाया हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल फोटोन में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आप फोटोन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करी। सेंट्रीफ्यूगल वर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात की। अभी तक मैंने आप लोगों के ज़्यादा कमेंट नीचे नहीं देखे हैं। अगर आपको इस मामले में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में तो जान लिया, उसके बारे में बात कर ली। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से सवाल रहे होंगे जो न्यूटन ने अपने आप से पूछे, क्योंकि इन्हीं सवालों के बेसिस में उन्होंने अपने आप को कुछ आंसर्स देने की कोशिश की। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हर एक साइंटिस्ट, हर एक साइंटिफिक डिस्कवरी, ये सारी की सारी चीज़ें किसी न किसी प्रॉब्लम से शुरू होती है। तो अब पहला उनका क्वेश्चन था कि ये एप्पल जो उनके सिर में गिरा है वो एक्चुअली में गिरा क्यों? क्या अर्थ से कोई ऐसी चीज़, ऐसी मतलब अर्थ से कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जिसने एप्पल को अपनी ओर खींचा? इज इट हैपनिंग आउट ऑफ मैजिक? या हम सोक्रेटिस की बात करें तो क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एप्पल इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ और उसकी जो नेचुरल पोजीशन है दैट इज टू द ग्राउंड? तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने अपने आप से पूछे होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। और उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाई डोंट द मून फॉल, क्योंकि मून भी तो एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे ऊपर है और वो एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। वो एक टाइम में हमारे ऊपर आता है, हम उसको देखते हैं एंड देन इट डिसअपीयर्स, लेकिन वो फॉल, व्हाई इट इज नॉट फॉलोइंग ऑन अस? और क्या इन दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन है? एप्पल का गिरना और मून का हमारे आसपास रिवॉल्व होना, क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन है? तो ये सारे क्वेश्चंस थे न्यूटन के, और इन क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने किस तरीके से दिया ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी इस हाइपोथेसिस को जो है सपोर्ट करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो एक्सपेरिमेंट्स, वो जो है जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उन्होंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, उसके लिए फॉर्मूलेज बनाए और उसके बाद में उन फॉर्मूलेज के बेसिस में अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू उनको प्रूव किया। कैसे किया? कंपेयर करके। तो इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया और उसके बाद में प्रूफ किया कि एक्चुअली में एप्पल का फॉल होना और मून का रिवॉल्व होना, ये दोनों की दोनों चीज़ें सेम रीज़न से हुई हैं, विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब ये कैसे हुआ होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके बीच में कनेक्शन क्या है। यहाँ ये है हमारा अर्थ, और अर्थ के सराउंडिंग हमको एक ऑब्जेक्ट नज़र आता है विच इज़ कॉल्ड मून। अब ये जो मून है वो, उसके पास में कुछ वेलोसिटी है एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर इसकी वेलोसिटी हमको पता हो, अगर हमको इसकी वेलोसिटी पता हो तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाय आर। और ये आर क्या है? तो ये आर है मून के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज आर। अब आप समझिए कि यहाँ हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? भाई फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात तो क्लियर है। अब अगर उसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए भी हमको एक फोर्स चाहिए एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स।
और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो वो सोर्स क्या है? तो फिर उन्होंने बताया, यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, ये एक्चुअली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया। ये क्या दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ हम लोग किस किस चीज़ को जानते हैं? तो यहाँ हम जानते हैं r को। r इज अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ का सेंटर एंड मून सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? यहाँ कैपिटल M क्या है? दिस इज मास ऑफ अर्थ, एंड ये जो स्मॉल m है दैट इज मास ऑफ मून, ठीक है। और लास्ट में जो है हम एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट की बात करेंगे, G, विच इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं। और फिर उन्होंने क्या बताया कि भाई ये वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि 27 डेज इज द ऑर्बिट ऑफ मून्स रोटेशन। ये जिस पोजीशन में है 27 डेज के बाद में एग्जैक्टली ये इसी पोजीशन में आ जाएगा। और रेडियस को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे, उस समय में भी थे। तो इस तरीके से हमको रेडियस भी पता है, हमको वेलोसिटी भी पता है। क्यों? क्योंकि हमको 2πr पता है। 2πr क्या है? 2πr इज द सरकमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मून। तो इस तरीके से हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के बाद में उसको रिलेट किया किससे? सेंट्रीपिटल फोर्स से, विच इज जो ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में रिलेट करने के बाद में उन्होंने एक नंबर निकाला। फिर उन्होंने क्या किया कि अर्थ के सरफेस में उन्होंने एक एप्पल को फेंका, ठीक है, और उस एप्पल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स था वो कैलकुलेट किया। और फिर उन्होंने बताया कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है, हमको क्या पता है? एक और इंपॉर्टेंट चीज पता है कि F इज इक्वल टू ma। तो अगर मैं F डिवाइडेड बाई m कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। अगर मैं इस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डिवाइडेड बाय मास ऑफ द मून करूं तो जो मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही थी, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मैं फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ मून कर दूं तो मुझे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही थी, सेम टू सेम एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे तब मिली जब मैंने एप्पल के, मतलब न्यूटन ने एप्पल के ऊपर लगने वाले फोर्स और मास ऑफ एप्पल को इस तरीके से कैलकुलेट किया। तो फिर उन्होंने ये जो कंपैरिजन किया वो यही कंपैरिजन है, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आई। फिर उन्होंने ये लॉ दिया कि ग्रेविटेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है। एज वेल एज उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये सारे के सारे सेट ऑफ वैल्यूज हम पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी यूज करें, हमको रिजल्ट सेम मिलने वाला है। एक्सेलरेशन की वैल्यू विल बी द सेम, ठीक है। तो चलिए फिर यहां देखते हैं कि न्यूटन्स लॉ पर ग्रेविटेशन क्या बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, आप ध्यान से समझिएगा कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास में अलग अलग मास कैपिटल M और यहां ले लेते हैं स्मॉल m, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास में मास है उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। ऑब्वियसली ये फोर्स नेचर में कैसा है? अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये नेचर में कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है। और ये फोर्स जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये साइन आप ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कोई एक क्वांटिटी को बढ़ाया और अगर उसके रिजल्ट में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ गई, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जाम्पल, मेरे पास में 100 रुपये हैं तो मैं एक मूवी टिकट खरीद सकता हूँ, मेरे पास 500 रुपये होंगे तो मैं 5 मूवी टिकट्स खरीद पाऊंगा। इस तरीके से अगर मैंने एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, अगर मैंने एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर मैंने दूसरी क्वांटिटी बढ़ाई तो पहली क्वांटिटी कम हो जाएगी। भाई प्लेट में 10 एप्पल्स हैं, अगर मैंने 4 खाए तो दूसरों के लिए 6 बचे, और अगर मैंने वो क्वांटिटी बढ़ा दी, अगर मैंने 6 एप्पल खा लिए तो अगले के लिए सिर्फ 4 एप्पल बचे। इस प्रकार अगर कोई एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी कम होती है, देन दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, देन दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए कि अगर मास, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि अगर हम अर्थ के सरफेस में खड़े हुए हैं और उसके बाद में हमारे ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लगता है, अगर इसकी बजाय अगर हम जुपिटर के सरफेस में जाएंगे विच इज वे मोर मैसिव देन अर्थ, तो यहां इसके सरफेस में हमको ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होगा। दूसरी चीज कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगाना है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगाना है तो हम ये जो डिस्टेंस का कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि जुपिटर का भी जो सेंटर है, ओके, जुपिटर का जो सेंटर है C1 और अर्थ का जो सेंटर है C2, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा। आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट होता है। तो अब क्या बोले कि ये स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। आप समझिए, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोल रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है इसलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया तो हमको क्या मिला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये इक्वेशन हमको मिल गया। लेकिन यहां पर अभी भी प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में, मैंने आपको कहा कि मैं अगर आपको एक बॉटल दूंगा तो आप लेट्स से एक बॉटल पानी ला पाएंगे। अगर मैं आपको 5 बॉटल दे दूं तो आप 5 बॉटल पानी ला पाएंगे। ये प्रोपोर्शनैलिटी तो सही है, लेकिन अब मैं आपको 5 बॉटल देने के बाद पूछता हूं कि आप कितना पानी लाने वाले हैं, देन व्हाट यू विल आंसर। सो द आंसर इज सिंपल कि एक बॉटल का वॉल्यूम कितना है आप पूछोगे। मैंने कहा कि हर एक बॉटल 1 लीटर की है तो आप 5 बॉटल से 5 लीटर पानी ला पाएंगे, 10 बॉटल से 10 लीटर पानी ला पाएंगे। इसका मतलब ये है कि दो क्वांटिटी के प्रोपोर्शनैलिटी में अगर हमको फिक्स्ड नंबर चाहिए तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट क्या है, वाटर और बॉटल के केस में ये कांस्टेंट है वॉल्यूम ऑफ 1 बॉटल। तो उसी तरीके से न्यूटन ने क्या किया कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज किया, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जी। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आगे देखते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन है कि जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं भाई। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप जी को टेस्ट करना चाहें तो आप मून और अर्थ के बीच में भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे, तब भी जी की वैल्यू वैलिड है। अगर आप सन और किसी दूसरे स्टार के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे तब भी ये वैलिड है। और अगर आप डस्ट पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तब भी ये वैलिड है। इन द सेंस पूरे यूनिवर्स में जी की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है और वो हर जगह करेक्ट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब अगली बात है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन से क्या क्या चीज़ें हुई। द फोर्सेस दैट बाइंड टू द अर्थ, हमको पता चला कि हम अर्थ से चिपके हुए क्यों हैं। ये क्या बात हुई, आप मतलब आपको समझ में आता है कि हम अर्थ से चिपके हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ ये अर्थ है और यहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे पैर जमीन में है और मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूँ। आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ग्राउंड दिस वे। फिर मेरा एक फ्रेंड है जो यूएस में रहता है और वो भी खड़ा हुआ है, उसके भी पैर नीचे हैं, एंड ही इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस। मतलब अब इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अर्थ तो गोल है ना भाई, तो ये मेरे लिए नीचे है तो किसी के लिए इस तरीके से भी नीचे होगा। वी आर स्टक, हम लोग चिपके हुए हैं अर्थ से। और वो क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। द मोशन ऑफ द मून, ये प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करते करते न्यूटन ने अर्थ मतलब ग्रेविटेशनल लॉ दिया। तो मोशन ऑफ मून को डिफाइन कर पाए हम लोग कैसे, इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। फिर मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनका जो है मोशन इससे रिलेटेड है, वो हम डिफाइन कर पाए। और इसके साथ साथ फुल मून और न्यू मून के दिन जो टाइड्स आती हैं हम वो भी डिफाइन कर पाए। इसके आगे फ्री फॉल की बात करने वाले हैं हम। और ये फ्री फॉल क्या है, तो यहाँ देखिए ये लड़का क्या कर रहा है, कोई चीज़ें गिरा रहा है। क्या इसको मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं रस्सी बांध के गिराऊं, लेकिन ये फ्रीली गिर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ऐसे फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। अब ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या ये मोशन जो डाउनवर्ड मोशन है क्या ये कांस्टेंट है। अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो देखिए हर एक सेकंड में जो है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेटेड मोशन है, नीचे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और ये जो एक्सेलरेशन है उसको क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी करेक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये देखिए ये यूनिट एक्सेलरेशन का ही है। और अगर इसको हम एक रफ आइडिया लेना चाहें तो फिर ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम जनरली कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको यूनिट पूछे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम लोगों को पहले से पता है F = ma। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है इसको तो हम लोगों ने g बना दिया है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये आ गया F = mg। दूसरी तरफ F जो कौन सा था, Fg, ये क्या है, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इसके लिए न्यूटन्स लॉ में हमको ये फॉर्मूला पता है। अब जो चीज़ें कटती हैं वो हम कटाएंगे। तो ये वाला m और ये वाला m ये दोनों गए और g = m/r² बचा। ये m क्या है, ये m है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, और ये r क्या है, तो भाई हम लोगों ने क्या बताया था
कि जब भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर से करेंगे, तो अर्थ के सेंटर से जो है उसके सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। तो ये वाला आर एक्चुअली में रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। और जब यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यूज पुट करते हैं तो हमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। अब आपको क्या ये बात पता है कि अगर हम मून के सरफेस में जाके खड़े हो जाएं तो हमारा वेट कम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि पहली बात तो कि जो मून है उसका रेडियस भी कम है और उसका मास भी कम है, तो वहाँ पर जो जी की वैल्यू है किसके लिए, मून के लिए, उसकी वैल्यू 9.8 नहीं आएगी भाई, कोई दूसरी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से 1/6 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है मून में। अगर आपको ये बातें पहले से पता थी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस आई न्यू, और नहीं तो फिर जो है आप मुझे ये भी बता दें कि आपको ये बात नहीं पता थी। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हमारा ये जो वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है। आगे और भी चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, लेकिन तब तक के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर क्लासेस हो रही हैं एंड दे कैन लर्न आउट ऑफ दिस। और अभी तक अगर आप हमारे इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, देन बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, बी द पार्ट ऑफ फोटोन। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।